तो और यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, हम लोग आपके लिए रशियन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर को लेके आए हुए हैं। तो ये उस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, और अगर आपने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिएगा फर्स्ट वीडियो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आपको एंड कार्ड पे फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से भी आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रशियन रेवोल्यूशन, जो इसका सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, जैसा कि हेडिंग नाम दे रहा है, द रशियन रेवोल्यूशन। तो इसके बारे में अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है कि हाँ, रशिया कौन सा देश है, किस हिसाब से काम करता है, किसके बारे में बात हो रही है, ये सब जानना है। अगर आपको रशिया का रेवोल्यूशन जानना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका हिस्ट्री जानना पड़ेगा कि रशिया का इतिहास क्या कह रहा है। तो रशिया का हिस्ट्री जानने के लिए हमें रशिया से थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, और वो पीछे के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि द रशियन एम्पायर इन 1940। देख भाई, अचानक से रेवोल्यूशन नहीं होता है। रेवोल्यूशन होने के लिए कोई ना कोई चीज़ की, कोई ना कोई कॉज की, कोई ना कोई रीज़न की ज़रूरत होती है, और वो रीज़न ज़्यादातर लोग कोई ना कोई अथॉरिटी को ही मानते हैं। उसी अथॉरिटी को रीज़न मानकर वो क्या करते हैं, उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, और उसके अगेंस्ट में अपना गुस्सा या प्रदर्शन दिखा रहे होते हैं। तो द रशियन एम्पायर होनी चाहिए ना, तब ना हम रेवोल्यूशन करेंगे। अगर इंडियन रेवोल्यूशन के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंट का रेवोल्यूशन ब्रिटेन के खिलाफ में था, अमेरिकन रेवोल्यूशन ब्रिटेन के खिलाफ में था, फ्रेंच रेवोल्यूशन राजाओं के खिलाफ में था। तो वैसे ही हर एक चीज़ कोई ना कोई किसी ना किसी के क्या होती है, खिलाफ होती है। तो इस चीज़ में भी उसको जानना था, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जानना चाह रहे हैं, रशियन एम्पायर के बारे में। अब रशियन एम्पायर के बारे में जानोगे तो सबसे पहले क्या बोलेगा कि रशियन एम्पायर पे कौन रूल करता था। रशियन एम्पायर पे जो किंग थे, या किंग वहाँ पे बोला जाता था, वहाँ पे किंग के बदले किसका नाम किस यूज़ किया जाता है, एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है जार। क्या होता है, जार। जार निकोलस सेकंड, इनका नाम था निकोलस सेकंड, और इनका टाइटल क्या था, जार। हालांकि इसके बारे में एक और चीज़ आती है कि ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। हालांकि अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो तो ये नाम आपको आपकी बुक में देखने से नहीं मिलने वाला है। बिहार बोर्ड की बुक में, स्टेट बोर्ड की बुक में ये नाम आपको देखने को मिल जाएगा। डायनेस्टी, इनकी जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी, रोमनोव डायनेस्टी थी। रोमनोव डायनेस्टी। अब ये रोमनोव डायनेस्टी जो है वो आप कनेक्ट कर पा रहे होगे किससे बात हो रही है। रोमनोव डायनेस्टी का मतलब कहाँ हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया रोमनोव डायनेस्टी, ये रोमनोव डायनेस्टी थी। अब मोनार्क जो थे वो तो थे ही, लेकिन इनका जो था अंपायर काफ़ी दूर में क्या था, फैला हुआ था। छोटे मोटे अंपायर के पार्ट के तौर पर इनको अज्यूम नहीं किया जाता था। इनका अंपायर जो था वो काफ़ी फैला हुआ था। तो इसके बारे में बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ एक्सपेंशन, जो बोल सकते हैं एरिया ऑफ एक्सपेंशन। अंपायर कहाँ तक फैला हुआ था, देख भाई, मॉस्को तो इसकी खुद की कैपिटल थी, वहीं पे इसका क्या था, सब कुछ चलता था। राजधानी इसकी क्या थी, खुद मॉस्को। आज भी रशिया की राजधानी वही मानी जाती है, मॉस्को इसकी खुद की कैपिटल थी। बट एरिया ऑफ एक्सपेंशन में क्या था, ये मॉस्को के अलावा फिनलैंड एक देश है, उसको कब्जा करके रखा हुआ था। लातविया, लतियाना नहीं, लातविया है। लातविया एक देश है। लिथुआनिया, हाँ ये देखो लिथुआनिया, ये भी एक कंट्री है। सम पार्ट ऑफ पोलैंड का कुछ हिस्सा इसने कब्जा कर रखा था। रशिया का जो एम्पायर था वो इतने दूर में फैला था, और भी कई सारी जगह एटसेट्रा हम बोल सकते हैं, और भी कई सारी जगह जो थी वो फैली हुई थी रशियन एम्पायर के अंदर में। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत ना। अगला पॉइंट आता है कि ये लोग कौन से धर्म को फॉलो करते थे। इनका कोई ना कोई रिलीजन होता होगा ना, रिलीजन में यहाँ पे चलता था क्रिश्चियनिटी। वो भी नॉर्मल वाली नहीं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है,
कट्टरपंथी लोगों को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। जैसे अगर हम बोल दें कि सिर्फ हमारी ही बात सुनो और किसी की बात ना सुनो, तो जो हमारी ही बात सुन रहा है और किसी की बात नहीं सुन रहा है, बाकी सबको बुरा बोल रहा है, बाकी सबकी बदनामी कर रहा है, वो हो गया ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है आप किसी सोच पे इतना ज़्यादा टारगेटेड हो गए, इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए कि आप क्या लगने लगा कि हाँ यही सही है, बाकी सब गलत है, एकदम कट्टर तरीके से उसको फॉलो करने लगे। अभी बीच में कुछ दिनों पहले एक दो वर्ड यूज लोग कर रहे हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर मुस्लिम, ऐसे टाइप का अपने कम्युनिटी का वो क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो वर्ड है वो एक्चुअली में किन से निकल के आ रहा है, ऑर्थोडॉक्स से निकल के आ रहा है। ऑर्थोडॉक्स जो था वो उसी बात को बताता था कि हाँ हम कट्टर तौर पर इसी को फॉलो करते हैं। तो ये क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। ये क्रिश्चियनिटी कितने पार्ट में डिवाइडेड थी, दो। ये क्रिश्चियनिटी भी कितने पार्ट में डिवाइडेड थी, दो। या तो इससे लोग कैथोलिक्स होते थे, या तो इससे लोग प्रोटेस्टेंट होते थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कौन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के दो ग्रुप हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इसके अलावा कौन सा रिलीजन चलता था, जैसे एक तो ये हो गया, इसके अलावा मुस्लिम्स हुआ करते थे, और इसके अलावा बुद्धिस्ट लोग हुआ करते थे। बुद्धिज्म, ये चार बड़े रिलीजन, मतलब चार बड़े रिलीजियस सेक्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलते थे। ये लोग ऐसे थे। ये उसका आपको ब्रीफ अंपायर का डिस्क्रिप्शन मिल गया। अब वहाँ की सोसाइटी कैसे थी, वहाँ के लोग कैसे थे, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। फटाफट आप इसको उतारिए। चलिए, अगर आप उतार लिए तो कोई बात नहीं, आगे वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी ऑफ रशिया, रूस का समाज कैसा था। जैसे आपने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर फ्रांस का सोसाइटी कैसा था, तीन पार्ट में डिवाइडेड था। वो ये थे, नोबिलिटी थे, क्लर्जी थे, ये सब आपने पढ़ रखा है। तो रशियन सोसाइटी भी तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो अगला आपका जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एंड सोसाइटी। सबसे पहले इसकी इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में बात करें, एक लाइन में आंसर आता है कि रशिया की जो पूरी की पूरी एम्पायर थी वो एग्रो बेस्ड हुआ करती थी। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, खेती और उसी पर बेस होते हुए इनकी इकोनॉमी हुआ करती थी। एक और लाइन आ जाता है कि अबाउट 85% ऑफ सिटीजन्स were involved in agriculture, खेती में इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, जो यूरोप के उन दिनों के दूसरे देशों से क्या था, कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। यूरोप के दूसरे देश उन दिनों 40-45% अगर लोग उनके खेती में इन्वॉल्व होते थे ना, तो उसी पे वो लोग धन्य हो जाते थे कि वाह वाह हमारे देश का 40-45% लोग खेती में इन्वॉल्व है। और यहाँ तो बात आ रही है कितनी, हमारे देश के कितने प्रतिशत लोग इन्वॉल्व हैं, 85% लोग इन्वॉल्व हैं। ये भी बात होती थी। अब ये हो गया, तो खेती पे अगर इन्वॉल्व थे तो सर 1900 के आसपास की बात हो रही है। उस वक्त तक तो पूरे इलाके में इंडस्ट्री लग चुकी थी, तो यहाँ पर इंडस्ट्री क्यों नहीं थी? तो जवाब आता है कि ना भैया, यहाँ थी बट काफ़ी लेट से आई हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले टॉपिक पे बात करें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले टॉपिक पे बात करें कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी कि नहीं थी, उस बारे में बात कर लिया है। इंडस्ट्रीज, ये तो एग्रीकल्चर के पार्ट हो गए, ये दोनों एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया कि हाँ हमारा समाज ऐसा था, हम लोग इस बारे में बात किया करते थे। रशिया के बारे में बोला जाता था कि 85% पॉपुलेशन इन्वॉल्व होने की वजह से इसको बोला जाता था मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, अनाज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इन्हीं लोगों को बोला जाता था कि ये पूरे यूरोप में अनाज का सबसे बड़ा सप्लायर कौन थे, यही लोग हुआ करते थे। इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो क्या इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं थी? इंडस्ट्रीज थी, कुछ इलाकों में थे, पूरे इलाकों में इंडस्ट्री नहीं फैली हुई थी, थोड़े मोड़े इलाकों में फैली हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज वेयर नो दैट कॉमन and only and are were only
फाउंड इन कंट्री साइड। कुछ ही इलाकों में देखने को ऐसा मिलता था, कुछ ही इलाके थे जहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलता था। दो बड़े शहर कौन कौन से थे जहाँ इंडस्ट्री देखने को मिलती थी? एक तो राजधानी हो गई मॉस्को, और दूसरा था एक इलाका जो काफ़ी फेमस है, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं हम इसे, पीटर्सबर्ग, लेकिन इसका नाम उन दिनों हुआ करता था सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग नाम की जगह हुआ करती थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री देखने को मिलती थी। क्राफ्टमैन लोग इसी के साथ काम किया करते थे। सवाल ये आता है कि सर क्या सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी? जवाब आता है बिल्कुल नहीं, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, छोटी वाली भी थी। जैसे क्राफ्टमैन कलाकार नहीं होता, अच्छा मान लो कपड़ा बनाने का इंडस्ट्री हो रहा है, तो क्या सभी लोग कपड़ा ही बना रहे हैं? नहीं। तो क्या मशीनों से कपड़ा बन रहा है? तो जवाब है नहीं, छोटे मोटे कपड़े बन रहे हैं, बिना मशीनों का प्रयोग किए हुए बन रहे हैं। वैसे वाले हाथ से भी घर पे भी बैठ के वो लोग सिल रहे हैं, तो वैसे वाले लोग भी थे, इंडस्ट्रीज थी, बट क्राफ्टमैन भी थे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि क्राफ्टमैन बिकेम a part of इंडस्ट्रियल सिस्टम। पूरे इंडस्ट्री के सिस्टम का पार्ट कौन चीज़ हो गए थे? कौन से लोग हो गए थे? तो आप बोल सकते हो कि हाँ, क्राफ्टमैन भी इंडस्ट्री। यूजुअली अब मान के चलो कि यहाँ पर एक लोग हैं जो कपड़े वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनका कपड़ा बनाने का काम है, वो लोग कपड़ा बनाते हैं। तो इनका कपड़ा बनाने का जो सेटअप है या ये जो चीज़ें हैं, ये कब बर्बाद हो जाएगी? अगर हम कल को यहाँ पे बगल में बड़ी सी फैक्ट्री डाल दे जो कपड़ा बना रही है, तो हाथ से बनाने वाले लोगों का क्या हो जाएगा? सबका सब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं हुआ। जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे, जो हाथ से सामान बनाया करते थे, वो भी इंडस्ट्रियल सिस्टम का क्या हो गए? पार्ट हो गए। उनको निकाला नहीं गया। वो बड़ी फैक्ट्री भी थी, छोटी फैक्ट्री भी थी, दोनों ही साथ में मिलकर काम किया करते थे। आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ इलाकों में तो 1900 सेंचुरी 1900s के आसपास जितने क्राफ्टमैन थे उतनी ही इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग थे। जितना क्राफ्टमैन थे, मान लो 10,000 मोची लोग जूता बना रहा है, तो 10,000 वर्कर भी जूता के फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। शुरुआत में ये था ही नहीं। शुरुआत में सब लोग किसके पार्ट हुआ करते थे? एग्रीकल्चर। तो बचे हुए 15% लोग क्या होते थे? क्राफ्टमैन। और जब इंडस्ट्री लगने लगी तो यहाँ से लोग निकल के कहाँ आने लगे? इंडस्ट्रियल सिस्टम का पार्ट बनने लगे। यहाँ तक कोई दिक्कत रहा? नहीं रहा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत ना रही होगी। अब बताओ, इतना धड़ल्ले से इंडस्ट्री लगते जा रही थी, तो इंडस्ट्री में लाइफ क्या होता होगा? इंडस्ट्री की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आता होगा। अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल लाइफ। इतना इंडस्ट्री लग रहा है तो कोई ना कोई दिक्कत तो होता होगा ना। कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है इंडस्ट्री के साथ? बताओ बताओ बताओ, सोचो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। पहला दिक्कत ये हो सकती है कि कम से कम काम, कम से कम पैसा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाएं? इनसे काम करवाएं, और खूब ज़्यादा इनको वर्कर कराया जाए, कोई वर्किंग कंडीशन नहीं दी जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए लोगों को। ये सब बात भी हुआ करती थी। लोगों को रखने वखने का व्यवस्था ना हो, बस खाली ऐसे ही बना के छोड़ दिया जाए। तो इंडस्ट्रियल लाइफ में सबसे पहले वर्कर्स ने क्या मांगा? 3 चीज़ों को। इंडस्ट्रियल लाइफ में सबसे पहली डिमांड जो वर्कर्स की थी उसमें ये था कि मिनिमम फिक्स्ड वेजेस, मतलब हमें कम से कम एक सैलरी फिक्स कर दो कि इसके नीचे काम नहीं करवाएंगे, इतना तक हम आपसे क्या करवाएंगे? काम करवाएंगे। तो ये वाली बात आ गई थी कि इंडस्ट्री चलानी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको कम से कम मिनिमम वेजेस आपकी क्या करनी होगी? फिक्स करनी होगी कि हाँ, हम इतना सैलरी पे काम करवाएंगे, इससे कम सैलरी नहीं देंगे। तो मिनिमम वेजेस पे बात हो गई। और इसके अलावा लिमिटेड आवर, ऐसा नहीं कि पूरा दिन काम करवा लोगे हमसे। काम करवाने की भी ड्यूरेशन क्या करवा रखी है? फिक्स करवा रखी है। उसे हम क्या नाम देंगे? लिमिटेड आवर्स। काम के घंटे क्या हैं? फिक्स हैं कि इतना देर से ज़्यादा काम नहीं करना है। ये भी हो जाएगा। और तीसरा डिमांड हुआ करता था कि बढ़िया कंडीशन होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे हम काम करें तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो उसको बोल सकते हैं सुइटेबल इन्वायरमेंट। अब एक बात बताओ, भट्टी के पास काम करवाने के लिए लगवा दे तुमको, हम करोगे?
बिल्कुल करोगे, लेकिन क्या गर्मी में काम करोगे? नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, जैसे मुझे सूट वगैरह दो या आगे से कुछ ऐसा कपड़ा दो जिसको मैं पहनूं तो भट्टी की गर्मी मुझे क्या हो, उतनी ज़्यादा फील ना हो। अच्छा, मैं चूना फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ तो नाक में घुसेगा, तो उसके लिए क्या ऐसा ही छोड़ दिया जाए? नहीं, कुछ दो, मास्क वगैरह दो। क्या कपड़ा बांध के काम करूँ? नहीं। तो वैसा ही था कि सूटेबल चाहिए। ये दो बातें आ गई थी। तो इंडस्ट्रियल लाइफ में ये डिमांड थी, और इसको कंप्लीट करवाने के लिए रूस में फैक्ट्री के लिए इंस्पेक्टर बना दिए गए थे कि फैक्ट्री इन्स्पेक्टर आप लोग क्या करिएगा, ये तीनों चीज़ें फिक्स करवाइएगा। बट आप जानते ही हो, जहाँ सिस्टम है वहाँ उसको तोड़ने का तरीका भी होता होगा, है ना? सिस्टम बोल दिया, अरे कहना है सिस्टम। तो सिस्टम तोड़ने का तरीका भी होता होगा, तो इंडस्ट्रियल लोग सिस्टम तोड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते थे। यहाँ पे ये भी देखने को मिलता था। यहाँ की एक और अच्छी बात जानते हो, यहाँ पे अकोमोडेशन फ्री मिलता था। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? रहने की जगह को अकोमोडेशन कहता है। आप अगर नौकरी करिएगा ना तो उस पर इसका पैसा मिलता है, एकोमोडेशन फीस या एकोमोडेशन का सैलरी। तो एकोमोडेशन सैलरी मतलब हम कहीं और जाके काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ रहने के लिए जो खर्चा आएगा वो भी कौन देगा? कंपनी वगैरह। तो अकोमोडेशन इनको मिलता था। अकोमोडेशन वेयर आइदर रूम्स और डॉर्मेट्री। इसका मतलब जानते हो? डॉर्मेट्री का मतलब, डॉर्मेट्रीज, डॉर्मेट्रीज क्या हुआ करते थे? डॉर्मेट्रीज, डॉर्मेट्रीज का मतलब क्या हुआ करता है? रूम्स मतलब बड़े बड़े रूम जो हो गए, बड़े सिस्टम, तो इसमें एक एक आदमी रह रहा है। नहीं, बड़े बड़े रूम में बहुत सारे बेड लगा दिए गए हैं, तो वो हो जाएगा आपका डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री सिस्टम में क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा सा रूम है, हॉल बना दिए हैं, में रूम लगा रखे हैं छोटे 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 छोटे, ठीक है? तो सब डॉर्मेट्री के अंदर माने, कोई दिक्कत रहा? हाँ, चल, तो ये था। लेकिन ये तो था ही, इसके अलावा वहाँ की यूरोपियन या वर्कर सोसाइटी जो थी वो अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइडेड हो गई थी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं रहा। अब आगे वाले टॉपिक की तरफ चलेंगे हम। चलो, अब आगे का टॉपिक आता है कि वहाँ के लोगों का सोशल लाइफ कैसा था। सोशल लाइफ के बारे में बात करें तो सोशल लाइफ, अब देख, पूरा का पूरा समाज दो पार्ट में डिवाइडेड है। या तो समाज वर्कर्स यूनियन है, या तो समाज क्या है? या तो आपकी सोसाइटी जो है वो वर्कर्स सोसाइटी है, वर्कर्स सोसाइटी है, या तो आपकी सोसाइटी जो है वो पीजेंट सोसाइटी है, किसानों की सोसाइटी है, पीजेंट सोसाइटी है। तो वर्कर सोसाइटी के बारे में बात करना स्टार्ट करें। क्या हुआ? दिख नहीं रहा है? लाइट जला, वो वाला चलो, जलाइए। अब दिख रहा है? काम चलाऊं? दिख रहा है? खोल दीजिए दरवाजा पूरा। तो वर्कर्स लाइफ जो थी वो अलग थी, पीजेंट्स लाइफ जो थी वो अलग थी। दोनों के बीच का अंतर देख लो। सबसे पहले वर्कर्स लाइफ के बारे में बात कर ले। वर्कर दो टाइप के हुआ करते थे यहाँ पर। एक पहले वर्कर ग्रुप हुआ करता था जिसके अंदर वो लोग थे जो गांव से आए हुए थे और शहरों में बसे हुए थे, गांव से आए हुए थे। तो वर्कर सोसाइटी दो टाइप की थी, वर्कर्स फ्रॉम विलेज, वर्कर्स फ्रॉम विलेज, जो आते थे, काम करते थे और उसके बाद छुट्टी। और दूसरा टाइप हुआ करता था वर्कर्स परमानेंटली लिविंग इन टाउन, लिविंग इन टाउन, शहरों में परमानेंट रह रहे हैं। तो ये दो टाइप के वर्कर सोसाइटी आपको देखने को मिलते थे। पहला वर्कर सोसाइटी ये होता था, दूसरा वाला वर्कर सोसाइटी वो होता था। इन दोनों में कोई दिक्कत ना रहा, ये था। और इतना ही नहीं, ये भी वर्कर सोसाइटी आपस में ग्रुप में डिवाइडेड थी। मतलब काम करने आने वाले लोग दो पार्ट में पहले ही थे, तुम शहरी काम करने वाले हो, तुम गांव में काम करने वाले हो। और इनमें भी अलग अलग ग्रुप हुआ करते थे। वो ग्रुप कौन कौन से हुआ करते थे? तीसरा, एक स्टार डाल के लिखा जा सकता है, अ यूनिक वर्क बेस्ड डिवीजन, वर्क बेस्ड डिवीजन was seen, was also
प्रेजेंट, मतलब काम के हिसाब से डिवीजन भी प्रेजेंट था। कौन सा डिवीजन प्रेजेंट था? काम के हिसाब से, क्योंकि लोग कौन सा काम कर रहे हैं उसके हिसाब का डिवीजन। ठीक है, बैठिए। काम के हिसाब का भी डिवीजन प्रेजेंट था। अब इसमें कौन कौन सा काम था? जैसे अगर आप कॉटन फैक्ट्री में काम करते हो तो थोड़ा सा इज्जत, केक फैक्ट्री में काम करते हो तो कोई इज्जत नहीं, मेटल फैक्ट्री में काम करते हो तो बहुत इज्जत। सबसे ज़्यादा इज्जत किस में मिलती थी? मेटल की फैक्ट्री के वर्कर्स को। ये खुद के लिए रुतबा ये बना रखे थे क्योंकि मेटल फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को ज़्यादा स्ट्रांग और स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और इसीलिए ये समाज में ज़्यादा ऊपर होते थे। कॉटन फैक्ट्री वाले को स्किल चाहिए, केक फैक्ट्री वाले को क्या चाहिए भैया? कुछ नहीं, ब्रेड उठा कर रख देना है, क्रीम उस पर डाल देना है, खुद से बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्रेड फैक्ट्री का या वाटर फैक्ट्री का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस जमाने में उसे ऐसा कंसिडर किया जा रहा था। इसीलिए वर्क बेस्ड डिवीजन भी देखने को मिलता था। ऐसा नहीं था कि सरकार इसे मानती थी, लोग खुद ही बना रखे थे। हालांकि इतने डिवीजन होने के बावजूद भी विमेन को बराबर वोटिंग राइट, बराबर राइट नहीं मिलता था। विमेन वर नॉट इक्वली ट्रीटेड, महिलाओं की बराबरी नहीं की जाती थी। ठीक है, महिलाओं को बराबरी नहीं मिल रही थी, महिलाओं की बराबरी नहीं की जाती, नहीं, महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिल रहा था। जितना वो काम कर रहे थे उसके बराबर उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा था। ये चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और सबसे आखिरी पॉइंट जो वर्कर सोसाइटीज़ के बारे में देखने को मिलता है कि दीज वर्कर्स हैव फॉर्म्ड देयर ओन ग्रुप्स और कोऑपरेटिव टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए क्या बना रखे थे? कोऑपरेटिव या समूह होता था। इसमें सबको सैलरी मिलती थी, सब लोग क्या करते थे? कुछ कुछ पैसा डालते रहते थे। लेकिन ऐसे एसोसिएशन या ऐसे जो ग्रुप हुआ करते थे, ऐसे ग्रुपों की संख्या क्या हुआ करती थी? काफ़ी कम थी। शुरुआत में बहुत ही कम लोग इस एसोसिएशन का पार्ट होते थे। अब होगा क्या? मान लो हम लोग 10 लोग वर्क कर रहे हैं, 15 लोग वर्क कर रहे हैं, 15 लोग 10 लोग 15 लोग अपनी अपनी सैलरी में का 100 रुपये निकाल के उसमें डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं। एसोसिएशन का फंड जो है वो बड़ा हो गया। घर में या गांव में किसी को भी जरूरत पड़ी तो क्या करेगा? यूज कर सकता है। ये था, तो इसका फायदा था। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा पीजेंट्स के बारे में, वर्कर्स, किसानों के बारे में। किसान लोग कौन से हुआ करते थे? किसानों का समाज कैसा था? किसान लोग जो थे वो भाड़े पे ली हुई लैंड पे क्या करते थे? खेती क्या करते थे। जैसे हम लोग के यहाँ होता है, जमीन किसी और की रहती है और खेती कोई और कर रहा होता है। तो यहाँ पे पीजेंट्स के साथ में बोला हुआ होता था कि दे कल्टिवेटेड on the lands owned by churches और elites। चर्चेज और एलिट्स, वहां वाला दिख रहा है, देखो तो वीडियो में, ठीक है। चर्चेज और एलिट्स, नहीं मतलब फ्रेम सही आ रहा है ना ये वाला, ठीक है। तो आगे बात करें धीरे धीरे कि ये वाला कंपोनेंट था कि वो दूसरों के खेतों पे क्या किया करते थे? खेती किया करते थे। वर्कर्स के हिसाब से, जैसे वर्कर्स इतने पार्ट में डिवाइडेड थे, 3-4 कैटेगरी में, किसान भी क्या थे? डिवाइडेड थे। हालांकि किसानों के बारे में उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। किसानों के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये लोग दूसरे काम पे काम किया करते थे, दूसरे खेतों पे काम किया करते थे। ये किनके? चर्चेज या एलिट्स के ऊपर काम किया करते थे। बट ये जो चर्च या एलिस्ट वाले लोग थे, इनकी इज्जत की जाती थी फ्रांस, यूके जैसे देशों में। यहाँ रशिया में इनकी कोई इज्जत नहीं करता था। ये वर्कर, ये किसान उन्हीं के खेतों पे काम कर रहे हैं बट उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस वगैरह जैसे देशों में जो जमींदार हुआ करते थे उनकी इज्जत होती थी, उनके काम के बदले राजा ने उन्हें जमीन की जिम्मेदारी दी हुई होती थी। और ये लोग सारे के सारे जितने भी एलीट लोग थे, इनकी इज्जत नहीं होती थी। इनकी इज्जत इसलिए नहीं होती थी क्योंकि रशिया में ये सारे के सारे लोग चाटुकारिता से, जिसे हम लोग कहते हैं भोजपुरी में या अपने लोकल लैंग्वेज में तलवे चाट कर या
मस्का लगाकर ज़मीन हासिल किए हुए थे। तो ये वाला पॉइंट भी आ जाता है कि हाँ वो इसी वजह से नहीं कर रहे होते थे। ठीक है, दे डिड नॉट रिस्पेक्ट दीज नोबल्स, इन नोबल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं हुआ करती थी। अच्छा, इन्होंने क्या बना रखा है, कोऑपरेटिव। तो क्या इनका कोई कोऑपरेटिव नहीं होता होगा? बिल्कुल होता था, इनका भी एक कोऑपरेटिव होता था। इनके कोऑपरेटिव में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका होता था कि गांव का जो मुखिया होता था, वो गांव के मुखिया एंड में एक बैठक बुलाता था। उस बैठक में सारे ही किसान अपनी अपनी ज़मीन का कागज़ लेके आते थे और इसमें ज़मीन को दोबारा बांटा जाता था। ज़मीन किसकी है? नोबिलिटी की, बट उसको बांटने का हक किनके पास है? गांव वालों के पास। इस ज़मीन पर कौन काम कर रहा है ये कौन डिसाइड करता था? गांव वाले। वो क्या करते थे, ज़मीन लेते थे और आपस में ही बांटते थे। जैसे इस साल मेरे घर शादी है तो इस साल की कैलकुलेशन में मुझे ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, उस साल मेरे घर शादी नहीं है, किसी और के घर है, तो मुझे अगले साल जो ज़मीन है वो कम मिलेगी, वो वाली ज़मीन उठाकर किसी और व्यक्ति को दे दी जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी। ये लोग क्या करते थे, सब्सिक्वेंटली वो क्या करते रहते थे, एक दूसरे के साथ अपनी ज़मीन को पूल किया करते थे। तो ये लाइन लास्ट वाली आती है कि दे पूल्ड टुगेदर their lands and redistributed it according to their needs। ये अपनी ज़मीन को क्या करते थे, साथ में पुल आउट करते थे, सब लोग साथ में ज़मीन डालो, फिर एंड में देखा जाएगा किसकी ज़मीन कितनी गई है, कितनी ज़मीन कितनी बची। तो इसमें कोई दिक्कत था? ये रशियन रेवोल्यूशन का था। अब यहाँ पे आपको दो जगह सोशलिज्म का आइडिया लग रहा है, एक जगह यहाँ लग रहा है, एक जगह यहाँ लग रहा है। अगला टॉपिक ही हमारा होने वाला है सोशलिज्म, और सोशलिज्म इन रशिया। फिर वहाँ से हम रशियन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये था, आप लोगों को समझ में आया हो। आई होप वीडियो जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आया हो। तो लाइक वाइक कर दीजिएगा गाइज थोड़ा सा, और सब्सक्राइब वगैरह बढ़वाइए थोड़ा सब्सक्राइबर। पैसा वैसा आना चाहिए, तभी तो बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।